राधे राधे दोस्तों। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अमरजीत। अमरजीत बहुत ही नक चढ़ा सा था। जब अमरजीत जवान हुआ तो साहूकार और साहूकारनी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा कि अमरजीत, अब तुम बड़े हो गए हो, सो तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तो अमरजीत ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जो हमसे 100 जूते रोज खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस भी लड़की से शादी हो, मैं उसको 100 जूते रोज मारूं। साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर घबरा गए कि अब इसका विवाह कैसे होगा 100 जूते रोज खाने के लिए। एक दिन उस गांव में एक और साहूकार आए जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो किसी ने उन्हें अमरजीत के बारे में बता दिया कि फलाना साहूकार के भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सो साहूकार अमरजीत के माता पिता से मिलने आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। तो अमरजीत ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं 100 जूते रोज मार सकूं। मेरी पत्नी बनकर जो आएगी वह 100 जूते रोज मेरे हाथ से खाएगी। अब लड़की का बाप यह सब सुनकर हैरान रह गया। कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा। इतना सुनकर साहूकार वहां से उठकर चला गया। अपने घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, तो आपने क्या निर्णय लिया। साहूकार बोला, मैंने तो मना कर दिया। बताओ, कौन अपनी बेटी को पीटने के लिए भेजेगा किसी के घर। तो साहूकारनी ने कहा, अच्छा किया आपने जो हाँ नहीं की रिश्ते के लिए। अब पास में खड़ी उनकी बेटी यह सब सुन रही थी, जिसका नाम सुनैना था। सुनैना पढ़ाई लिखाई में तो होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वह बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से आकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब माता पिता तो यह सुनकर एकदम से हैरान हो गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें 100 जूते रोज मारे। तो सुनैना ने कहा, पिताजी, इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उस इंसान से विवाह करना चाहती है जो 100 जूते इसको रोज मारेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाने की कोशिश की। अरे पगली, 100 जूते रोज खाकर तो तुम्हारे सर के बाल ही उड़ जाएंगे, तुम गंजी हो जाओगी। यह विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की ना मानी। लड़की बार बार यही कहे, पिताजी, आपको हमारी कसम, आप हमारे विवाह तो उसी लड़के से करा दो। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, जो तुम कहोगे सो हम तुम्हें देंगे। पर तुमने यह क्या अजीब सी शर्त लगा रखी है कि तुम 100 जूते रोज मारोगे। लड़के ने कहा, देखिए, ना एक दमड़ी चाहिए ना एक ढेला चाहिए। दहेज में बस शर्त वही रहेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढो। अब पिता क्या करता, बेटी की तो यही इच्छा थी, सो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और फिर सुनैना दुल्हन बनकर अमरजीत के घर आ गई। खूब दान दहेज साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी को दिया। ससुराल में सुनैना का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया। थोड़ी देर बाद सुनैना की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली ही रात सुनैना अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी अमरजीत आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सर आगे करो, मुझे 100 जूते मारने हैं। अब सुनैना ने कहा, देखिए, 100 जूते तो आप मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की, सो मैं 100 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक जूता भी नहीं लगाया। तो तुम किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे।
आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जो खाना दिया वह आपकी माँ की कमाई का था, आपके पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया और ना ही कुछ खाया। तो आप किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाएंगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, तभी तो तुम हकदार होते हो 100 जूते लगाने के। लड़का बिल्कुल चुप हो गया। बात तो सही थी। अभी तक जो भी था वह सब माता पिता की ही कमाई का था। उसने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था। अभी तो अमरजीत को जैसे यह बात सुनकर झटका लगा और वह उठकर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसने अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई। तो उसके पिता ने भी उससे यही बात कही, बेटा, बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही। देखो, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी। तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत ना पड़े। पर बेटा, बात तो यही है ना कि तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं। अब तो उसको यह बात चुभ गई। उसने अगले ही दिन व्यापार करने जाने की सोची। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो पानी के जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीद और बिक्री करते थे। सो अब उसने भी यही व्यापार करने की सोची और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक पानी का जहाज दो और व्यापार करने के लिए अमूल्य वस्तुएं दे दो। थोड़ा सा धन दो। आप देखना, मैं बहुत सा धन लेकर जल्द ही लौटूंगा। इतना कहकर उसने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी घरवाली से कहा, यानी सुनैना से कहा, तुम देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। यह बात सुनते ही सुनैना ने कहा, ठीक है मेरे सरताज, जब आप लौट कर आओगे ना, तो मेरा सर आपके सामने झुका पाएगा। जितना मर्जी हो जूते लगा लेना। अब वह सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी बड़ा असंतोष हो रहा था कि ना जाने इस सफर के बाद हमारा बिगड़ैल बेटा थोड़ा सुधर जाए। इधर वह अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर तय कर लिया। सो एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने लंगर डाल दिया। जहाज एक तरफ लगाकर जहाज से उतरा और उस नगरी का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर चला। उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे चला आ रहा। जब वो आदमी पास आया तो अमर ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे यह मालूम होता था कि इस आदमी की एक आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने अमर सिंह के पास आते ही कहा, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। अब अमरजीत सिंह थोड़ा परेशान हो गया कि वह उस आदमी से कभी मिला नहीं और वह उसे जानता है। अमरजीत ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे ना, तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। सो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी और उनसे रुपए ले लिए। मैंने उनसे 500 लिए थे। अब मैंने 500 इकट्ठे कर लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 और मुझे मेरी आंख वापस कर दो। यह सुनकर अब वह बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और ना ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई, इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं, ना ही मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे 1,000 रुपये दे दो। अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेते आना। 1,000 रुपये लेकर वह आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। अब वह सोचा कि बला टली, 1,000 में पीछा छूटा। सोचता हुआ अब वह नगरी की तरफ चला गया। नगर द्वार में जैसे ही उसने प्रवेश किया, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता एक आदमी एक पैर से उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर अमरजीत से यही कहा, अच्छा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए?
तुम्हारे पिताजी तो बेटा बड़े तेज निकले। मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उन्होंने, और इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। पर क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग चाहिए। अब अमरजीत फिर से अचरज से भर गया। मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही मुझे मेरे पिताजी ने बताया है। तो उस लंगड़े आदमी ने कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे ना, तो मुझे उस समय कुछ रुपयों की जरूरत थी। सो मैंने 500 रुपए में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास 500 रुपए हैं, तुम अपने 500 ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। अब अमरजीत फिर से बड़ा परेशान। भला ऐसे भी कोई टांग गिरवी रख सकता है? पर उसने कभी बाहर की दुनिया देखा ही नहीं था। सो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। सो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। उसने उस आदमी से भी यही कहा, देखिए, अभी मेरे पास कोई टांग नहीं। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस एक टांग वाले आदमी ने अमरजीत से 1,000 लिए और कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो। अगली बार मेरी टांग लेकर जरूर आना। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। अब अमरजीत बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वह वहां से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी उसकी नजर बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी औरत पर पड़ी, जो काफी समय से उसे देख रही थी। अमरजीत उसे देखकर जैसे बौखला सा गया। औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो देखे वह आंखों में ही डूब जाए। अमर सिंह उसकी तरफ देखता रहा, तो उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और वह खींचा चला गया। जब उस औरत के पास पहुंचा तो अमरजीत से पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? अमर ने हाँ में सिर हिलाया। तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए, और हमारे यहाँ पर यह परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने की गिलसिया से दूध पिलाते हैं। उसने उसे बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह सुंदरी अंदर से वापस आई तो उसके हाथ में एक सोने की गिलसिया दूध से भरी हुई थी। उसने वह अमर सिंह को पीने के लिए दिया। अमर सिंह ने भी वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध एक ही घूंट में पी लिया, क्योंकि उसे भूख भी लगने लगी थी। अमर सिंह जैसे ही दूध पीकर गिलास नीचे रखा, तभी वहां पर एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और अमर सिंह के जहाज की तरफ दौड़ पड़ी। जहाज में घुसकर उस बिल्ली ने सोने की गिलसिया को जहाज में छिपा दिया और वापस लौट गई। अमर सिंह इन सब बातों से अनजान था। अब वह जैसे ही चलने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, जा रहे हो अतिथि, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। अमर सिंह ने जब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री एक ठगनी थी, जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। अमर सिंह तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था, और वह स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुरा लिया और अपने जहाज पर रखवा दिया, अपने किसी पालतू जानवर से या अपने किसी साथी से। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते ही अमर सिंह से कहा कि तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। अमर सिंह तो जैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं, जब मैंने चोरी की ही नहीं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा, तो कोतवाल ने सारी बात सुनकर अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने भी अमर सिंह की एक न सुनी और अमर सिंह का जहाज जब्त कर लिया और उसे 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने कारावास में रहने के बाद अमर सिंह जब छूट कर आया तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ गरीब असहाय की तरह अमर सिंह सड़कों पर भटक रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने अमर सिंह से पूछा, तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्यों भटक रहे हो? अमर सिंह ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को अमर सिंह पर बड़ी दया आई। उसने अमर सिंह को
साथ देते हुए कहा, भाई यह ठग नगरी है और इसमें जो एक बार आता है उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का वेश बनकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब तो उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था, न हाथ में कोई दमड़ी थी न ढेला। सो उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का वेश भर के नाचना गाना शुरू कर दिया। 8 माह ऐसे ही गुजर गए। इधर सुनैना अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 माह गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए, सो मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। साहूकार ने कहा, बहू, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहाँ ढूंढोगी, मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो सुनैना बोली, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, सो आप घर पर ही रुको। मेरे पति मेरी वजह से घर से निकले हैं, तो मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस आप मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ धन दे दो, जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। साहूकार ने 5 पानी के जहाज और बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात अपनी बहू को दिए और अपना आशीर्वाद देकर अपनी बहू को बेटे को ढूंढ कर लाने की अनुमति दे दी। सुनैना ने मर्दाना वेश धर के अपने पति को ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली और अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर जहाज में बैठकर चल दी। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा, बेटी, अकेली ना जाओ, हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएगा, उस पालतू कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाओ। सुनैना ने अपने ससुर की बात मानकर वो 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया और मर्दाना वेश में सुनैना ने यात्रा शुरू कर दी। 4 दिन तक पानी का जहाज पानी पर चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक जगह रुका। सुनैना ने लंगर डाला, जहाज से उतरकर नगरी का जायजा लिया। सुनैना ने अपने आदमियों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा कि हो ना हो मेरे पति इसी नगरी में हैं, सो इसी नगरी में हम उन्हें ढूंढते हैं। तुम सब लोग जहाज में रहकर मेरा इंतजार करोगे और मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी सुनैना अपने आदमियों से यह सब बातें कर ही रही थी, तभी सामने से एक आंख वाला आदमी सुनैना के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी तो बड़े तेज निकले। सुनैना ने उस आदमी को देखा और उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे ना, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, सो मैंने 500 रुपए में अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी। अब बेटा आए या बाप, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस करो। सुनैना यह सब देखकर समझ गई कि हो ना हो यह ठग है और वह ठग नगरी में पहुंच गई। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो। सुनैना ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारे करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर तक ढूंढने का नाटक किया, फिर कहा, हुजूर, काका के आंख के मेल की आंख तो हमें मिल ही नहीं रही। यह सुनकर सुनैना बोली, अच्छा, आंख नहीं मिल रही तो ऐसा करो, एक चाकू लेकर आओ और काका की दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख लाकर दे दो। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब यह सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई आंख वाक। और इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, पर उसका फिर कहीं अता पता न चला। यह सब देखकर सुनैना ने साथियों से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, सो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। सुनैना ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा, हमारे 4 जहाज हैं और इनकी भी तो रखवाली करनी है, सो तुम यहीं इसी जहाज में छुप कर बैठो। अपने पालतू कुत्ते को भी उसके जहाज पर ही छुपा दिया और अपने 2 साथियों को लेकर आगे की नगरी की तरफ बढ़ गई। जब सुनैना नगरी के द्वार पर पहुंची
तो सामने से एक टांग पर लड़खड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उलाहना देते हुए बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी एक टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मुझे मेरी टांग वापस कर दो। मैंने जो 500 रुपए तुम्हारे पिताजी से लिए थे वह ले लो। सुनैना समझ गई कि फिर से उसे ठगने की तैयारी हो रही। सो उसने नम्र स्वभाव से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगे लदी हुई हैं। पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांगे गिरवी रखी हैं। अब तुम्हारी टांग कौन सी है यह कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी यह दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिलाकर ले आए। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि चलो काका, चलो काका की टांग काट लो। यह सुनकर तो काका के होश उड़ गए। हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी। सुनैना पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वह आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। सुनैना और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। सुनैना अब थोड़ा आगे बढ़ी तो वह बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे देख रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो एक बार देख ले उसकी भूख ही भाग जाए। सुनैना से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से सुनैना को अपने पास बुलाया। मर्दाना भेष के कारण सुनैना उसे एक मर्द नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर सुनैना ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वह सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो और हमारे यहाँ रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। सुनैना बोली, अगर यह तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। सुनैना को बिठाकर वह औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। सुनैना ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा ली और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देख लिया कि बिल्ली जहाज की तरफ चली आ रही तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर सुनैना के तीनों साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाई ठगनी के घर में ही आकर छुप कर बैठ गई। दूध पीकर सुनैना जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने सुनैना से कहा, परदेसी, दूध तो पी लिया पर मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। सुनैना बोली, मैंने तो इधर ही रखा था। दूध पीकर सुनैना ने चारों तरफ देखे तो गिलास का कोई अता पता नहीं। यह देख उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। कोतवाल के कान में भी यह बात पड़ी। कोतवाल आया और उसने कहा, परदेसी, इस औरत के सोने का गिलास निकालकर इसको दे दो। सुनैना ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा था, मेरे पास कोई गिलास नहीं। इस पर वह ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी ली तो वहां कोई गिलास ना मिला। अब सुनैना ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तलाशी तो ले ली, अब इसके घर की तलाशी लो। हो सकता है इसने गिलास घर में छुपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। देखा तो पलंग के नीचे बिल्ली मुंह में दबाए बैठी है उस सोने के गिलास को। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब सुनैना उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई। चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नगर नगर के चौराहे पर पड़ी, जहां एक आदमी गाने गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। सुनैना को वह स्त्री जानी पहचानी लगी। सुनैना ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन दोनों को बुलाकर ले आओ। उसके साथी उन दोनों को बुलाकर लेकर आए। सुनैना ने उस आदमी से बात की कि यह स्त्री तुम्हें कहाँ मिली? तो उसने कहा, यह स्त्री नहीं, एक पुरुष है और वक्त का मारा हुआ। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का वेश धरकर नाच गाना करते हैं। अब सुनैना अपने पति को पहचान लेती है। देखो,
ईश्वर की कैसी विडंबना, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने खड़े, पर पत्नी पुरुष वेश में और पति स्त्री वेश में। सुनैना ने अपने पति को पहचान लिया, पर अमरजीत से सुनैना न पहचानी गई। अब सुनैना ने अमर सिंह से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकती हूँ। अमरजीत तैयार हो गया। सुनैना अपने जहाज पर उसे लेकर आई और अपने साथियों के साथ मिलकर सुनैना ने अमर सिंह को नहलाया धुलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब अमर सिंह अपने पुराने अवतार में आ गया। अब वो बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब जाकर जान छूटी इस नरक भरी जिंदगी से। सुनैना ने अमर सिंह से कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर बाहर जाऊंगी और तुम मेरे बाकी के 3 जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगा और अगर 10 दिन बाद लौटकर न आ पाया तो तुम मेरे तीनों जहाज तुम्हारे, तुम्हें जहाज पर खाने पीने रहने की कोई तकलीफ ना होगी। अब अमर सिंह को यह फायदे का सौदा लग रहा था। अगर यह वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और वापस नहीं आया तो 3 माल से भरे जहाज मिलेंगे। अब उसने झट से हाँ कर दी। अब सुनैना अपने तीनों जहाज की जिम्मेदारी अमर सिंह को देकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। यह सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गई। उधर अमर सिंह जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह 12 दिन बीत गए। अब सुनैना वापस न आई तो अमर ने सोचा, अब सौदागर वापस नहीं आएगा, अब यह तीनों माल से भरे जहाज मेरे। यह सोचकर उसने लंगर निकाला और जहाज को हाकर अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय करके अमर सिंह अपने घर जा पहुंचा। उसके माता पिता को जब यह सूचना मिली कि उनका बेटा वापस आ गया तो गाजे बाजे लेकर बंदरगाह पर उसके स्वागत के लिए पहुंच गए। अमर सिंह का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अमर सिंह अब घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैं इतने देर घर से दूर रहा, इतने दिन के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर अमर सिंह जूता लेकर सुनैना के पास पहुंचा। अब भी उसकी अकड़ कम न थी। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा कर सुनैना से कहा, तुमने और मेरे पिता ने इतने साल में इतना न कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमाकर लाया हूँ। यह सुनकर सुनैना की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर अमर सिंह को जैसे आग लग गई। बोला, तुम क्यों हंस रही हो? सर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना बोली, जूते तो मैं ना खाऊंगी। अमर सिंह को अब बड़ा क्रोध आ रहा था। क्यों? तुम अपने वादे से मुकर रही हो। सुनैना ने कहा, क्या सच में, क्या वास्तव में यह धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया? यह सुनकर अमर सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसको कैसे पता चला? थोड़ी देर बाद ही सुनैना ने वह बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें अमर सिंह के जनाने कपड़े, जिन्हें पहनकर वह चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही अमर सिंह शर्म से पानी पानी हो गया। वह आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा तो सुनैना ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हें 3 जहाज माल के भरे हुए दिए वह कोई और नहीं मैं ही हूँ। अमर सिंह जब यह सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर सुनैना से माफी मांगने लगा। कहने लगा, इस बात को यहीं दबा दो, भाग्यवान किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह किसी मुसीबत में फंसा था। सुनैना ने हंसते हुए कहा, तो 100 जूते नहीं मारोगे जनाब? अमर सिंह की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी। हाथ जोड़कर बोला, नाना भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे 100 जूते रोज मार लिया करना, पर इस राज को राज ही रहने दो, किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। अब सुनैना और अमर सिंह बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर दोस्तों, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।